डालिएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं या आप फैक्टर्स बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, यानी कि यहाँ पर हम कुछ डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड जो भी पॉइंट होगा आप लोगों को बताना है कि भाई वो सप्लाई कब होगी इलास्टिक एंड कब होने वाली है इन इलास्टिक। आया समझ या नहीं आया? यानी कि हम अलग अलग फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं एंड इंडिविजुअली एक फैक्टर से हम डिसाइड करेंगे कि कब सप्लाई इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक यानी कि चेंज हो सकती है, कब इन इलास्टिक होगी यानी कि चेंज नहीं होगी, या बोले तो कम चेंज होगी और ये ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है, सो ऐसे कुछ हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। सो भाई नेचर ऑफ द कमोडिटी, सोचिए कि किस तरीके से नेचर ऑफ कमोडिटी डिफाइन करता है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक सप्लाई। देखो भाई पहले से समझते हैं। दो तरीके के गुड्स दिखाई देते हैं मेनली। एक आपके पास होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, लिखना नहीं समझ लो। एक होते हैं आपके पास ड्यूरेबल गुड्स एंड एक आपके पास होते हैं पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स यानी कि पेरिशेबल कमोडिटीज के बारे में तो आप पढ़ के ही आए हैं। ये क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं आपके, ये सुनो, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, यानी कि मिल्क हुआ, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, ये होते हैं पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं। ड्यूरेबल कौन से है? इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, जैसे कि आपका हुआ फर्नीचर, आपके हुए टेलीविजन सेट्स। ठीक है, इस तरीके के ड्यूरेबल गुड्स हुआ करते हैं। सो आप मेरे को बताइए इलास्टिक सप्लाई किसकी होगी, ड्यूरेबल गुड्स की या पेरिशेबल गुड्स की? हाँ जी बताइए मुझे, ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिक सप्लाई होगी या पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिक सप्लाई होगी? ऑब्वियसली ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिक सप्लाई होगी। देखो भाई इलास्टिक का मतलब है, इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ के चलिए, इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि भाई आप जो है ना सप्लाई को, आप जो हो ना वो सप्लाई को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि आप सप्लाई को, हाँ जी, आप सप्लाई को एज पर कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते। भाई इलास्टिक सप्लाई क्या चेंज कर सकते हो, यानी कि सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इन इलास्टिक में फर्क नहीं पड़ने वाला ये। ठीक है, ओके। सो ड्यूरेबल गुड्स की आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो। मान के चलिए हुआ क्या, देखो भाई अगर फर्नीचर और टीवी सेट्स की देखो आप एक सेलर हो, ठीक है, आप एज अ सेलर इन फर्नीचर्स और टीवी सेट्स को बेचना चाहोगे एट अ हाई प्राइस। ये सुनो, आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे इन फर्नीचर टेलीविजन सेट्स को बेचना चाहोगे और अभी मार्केट में वो आपको प्राइस नहीं मिल पा रहा। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल स्टोर दीज फर्नीचर्स एंड टेलीविजन सेट्स एंड इसको मार्केट में आप कब लेकर आओगे, जब प्राइस हाई हो जाएगा, इन ऑर्डर टू अर्न द हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, लेकिन आप ऐसे पेरिशेबल गुड्स के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई अगर आपने इनको स्टोर करना शुरू कर दिया ना, हाँ जी, अगर आपने इसे स्टोर करना शुरू कर दिया ना तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई सप्लाईज की चेंज नहीं कर सकते हो आप। यस और नो? तो ऐसे गुड्स की सप्लाई कैसी होती है? इन इलास्टिक। ठीक है, और ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई आप चेंज कर सकते हैं। सो ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई होती है इलास्टिक। आया समझ या नहीं आया? चलिए, सो यही लिखा भाई, ड्यूरेबल कमोडिटीज क्या उनकी सप्लाई कैसी होती है? इलास्टिक सप्लाई होती है, क्योंकि इनको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर ड्यूरेबल कमोडिटीज का प्राइस जो है वो गिर जाता है तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, इन्हें स्टोर करके रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, सेल्स नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा, जब प्राइस राइज होगा तो बाहर मार्केट में ले आएगा एंड हायर प्रॉफिट्स अर्न कर लेगा। एग्जांपल बता दिए हैं फर्नीचर एंड टेलीविजन सेट्स। ऑन दी अदर हैंड जो पेरिशेबल कमोडिटीज है उनकी सप्लाई होती है इन इलास्टिक। ठीक है, उनकी सप्लाई आप रेज नहीं कर सकते हो विद चेंज इन प्राइस। ठीक, एग्जांपल है आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा। ठीक, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सोचिए
कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से डिफाइन करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफाइंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सोचिए सोचिए जी। देखो भाई, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, स्लाइड चेंज हो रही है, तो सप्लाई आपकी इलास्टिक रहने वाली है, ठीक है। देखो भाई, इफ देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट बाय द फर्म्स, ठीक है, ओनली कॉजेस अ स्लाइट इंक्रीज इन द कॉस्ट पर यूनिट और लीड्स टू डिक्रीज इन द कॉस्ट पर यूनिट, वी वुड एक्सपेक्ट सप्लाई टू बी फेयरली इलास्टिक। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ कि एकदम से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो भाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मान के चलिए आप सप्लायर हो, देखो इस पॉइंट को समझने के लिए मान के चलिए कि आप सप्लायर हैं, ठीक। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी लागत जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, थोड़ी बहुत कम हो रही है, तो भाई सप्लाई को आप इलास्टिक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वहीं पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर गुड पे बहुत ही ज्यादा लग रही है, तो एज अ समझदार सप्लायर, एज अ रेशनल सप्लायर, आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना ही बंद कर दोगे, यानी कि सप्लाई एकदम से ठप पड़ जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि सप्लाई हो जाएगी आपकी इनइलास्टिक। हाँ जी, सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी इनइलास्टिक। टाइम एलिमेंट, हाँ जी, सोच के बताइए कि टाइम एलिमेंट किस तरीके से इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है कि भाई सप्लाई इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। कैसे टाइम एलिमेंट एक फैक्टर बन जाता है टू डिफाइन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टाइम एलिमेंट का तो हमने काफी चर्चा भी करी है इस चैप्टर में। सोचिए, देखो भाई, आपने पढ़ा है कि शॉर्ट रन में सप्लाई कैसी होती है, इनइलास्टिक, है ना, और लॉन्ग रन में क्या होती है, आप चेंज कर सकते हैं। देखो लॉन्ग रन में सप्लाई कैसी होती है, इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई होती है भाई लॉन्ग रन में। इसके दो कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि भाई नए प्लांट्स लगाए जा सकते हैं फॉर प्रोडक्शन। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई लोग आपसे मोटिवेट होके इंडस्ट्री में आ रहे हैं एंड काम करना चाह रहे हैं, एंड सप्लाई को वो क्या करते हैं, इंक्रीज। सो ये तो कंफर्म हो गया कि लॉन्ग रन में सप्लाई इज इलास्टिक। शॉर्ट रन या आप मार्केट पीरियड भी लिख लो, मार्केट पीरियड में तो भाई इनइलास्टिक है कंप्लीटली, ये सुनो। और शॉर्ट रन में क्या, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हो, लेकिन भाई इस लिमिटेड एक्सटेंट के बाद की हम बात कर रहे हैं, इस लिमिटेड एक्सटेंट के बाद आपकी सप्लाई चेंज नहीं होने वाली। ये सुनो, मानते हैं कि आप इस लिमिटेड एक्सटेंट तक ओल्ड मशीन्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई उसके बाद क्या, सप्लाई तो इनइलास्टिक है। ये सुनो, ठीक है। सो यही पॉइंट हमको लिखना है यहाँ पर। हाँ जी, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट, कि अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं आउटपुट को एक्सटेंड करने के लिए तो सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक। अगर नहीं है तो सप्लाई क्या होने वाली है, इनइलास्टिक। सिंपल। यानी कि कहने का मतलब ये है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, तो आप सप्लाई कैसे कर सकते हो, इलास्टिक कर सकते हो। या आपके पास कुछ प्लांट्स अवेलेबल है, कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, देन सप्लाई विल बी व्हाट, इलास्टिक। अदरवाइज सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेचर ऑफ इनपुट्स, नेचर ऑफ इनपुट्स। देखो भाई, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं एंड उसमें जो इनपुट्स लग रहे हैं, ठीक है, वो इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जा रहे हैं, तो भाई आप सप्लाई को आसानी से चेंज कर लोगे। लेकिन वहीं पर आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं एंड आपको वो इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं एंड वहां पर आपको इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इनइलास्टिक होगी। 6 पॉइंट है आपका नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सो नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करता है इलास्टिसिटी फॉर द सप्लाई, ठीक है। अगर आप देखो भाई, दो चीजें लिखनी है आपको। अगर आप सिंपल टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, या मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं,
तब तो आप सप्लाई को आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑब्सोलीट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, यानी कि पुरानी आउटडेटेड मटेरियल यूज कर रहे हैं, पुराने टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तब वहां पर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक हो सकती है। कुछ एक्सटेंट तक तो आप बढ़ा लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, क्या है हमारे पास? फैक्टर मोबिलिटी। द सेवेंथ फैक्टर इज फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर्स अगर मोबाइल हैं, मोबाइल यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स जो आपके रिसोर्सेज है, फैक्टर्स यानी कि आप रिसोर्सेज समझ के रखिए। अगर आपके रिसोर्सेज मोबाइल है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, तो सप्लाई कैसी होगी? इलास्टिक। लेकिन वहीं पर अगर फैक्टर्स आपके मोबाइल नहीं है, रिसोर्सेज आपके मोबाइल नहीं है, सप्लाई विल बी व्हाट? इन इलास्टिक। समझ में आया? सो लिखिएगा इसमें। एक है आपका रिस्क टेकिंग, ठीक है। 8th पॉइंट है आपका रिस्क टेकिंग। फैक्टर है आपका एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। चलिए ध्यान से देखिएगा। रिस्क टेकिंग, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, अगर ऐसा सप्लाई आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप अलग अलग चीजों को ग्रैब करोगे टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। यस और नो? सो सप्लाई विल बी व्हाट? इलास्टिक। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, आप रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर नहीं हो, देखो भाई, अगर आप रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर हो तो सप्लाई विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर आप रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो सप्लाई विल बी इन इलास्टिक। ओके, सो ये पॉइंट आप अपने आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। देखो भाई, एज अ प्रोड्यूसर अगर आप सोच रहे हो कि आगे प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी सप्लाई कैसे हो जाएगी? इन इलास्टिक। यस और नो? अगर एज अ सप्लायर आप सोच रहे हो कि आगे प्राइस कम होने वाला है, तो अभी आप ज्यादा बेचोगे, दैट मीन्स